राधे राधे दोस्तों। हमेशा की तरह इस बार फिर धुंध गहरी होने लगी और चारों ओर सन्नाटा छा गया। मनोहर अच्छी तरह जानता था कि आगे क्या होने वाला है, पर फिर भी ना जाने किस डर के कारण उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। धुंध के साथ साथ ठंड भी बढ़ने लगी और मनोहर कांपने लगा। लगता था कि सारी दुनिया एक सफ़ेद बर्फीली चादर से ढक गई है। कोहरे के बीच में अचानक एक काला साया नजर आया जो मनोहर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। यह जानते हुए भी कि उसे कोई खतरा नहीं है, मनोहर वहां से घूमकर भागना चाहता था, पर उसे लगा कि उसके पैर वहां जम ही गए थे। साया मनोहर के पास आया और उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। यह वही चेहरा था जो उसने पहली बार कभी ना भूलने वाली रात को देखा था। मासूम सा चेहरा था, एक 16-17 साल के लड़के का। मनोहर की तरफ उसने उंगली से इशारा किया। ठंड के बावजूद मनोहर पसीना पसीना हो गया। तुमने मुझे मारा, तुम ही मेरी मौत के जिम्मेदार हो। तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुम्हें मेरी मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़के ने मनोहर पर इल्जाम लगाया, पर गलती मेरी नहीं थी। मनोहर ने अपने ऊपर लगे अभियोग का विरोध किया। गलती चाहे जिसकी भी थी, पर मारा तो तुमने ही मुझे। लड़के ने दबाव डालना जारी रखा। मैं क्या करता? तुम अचानक बिना कोई चेतावनी दिए मनोहर ने जवाब देना शुरू किया, पर हमेशा की तरह उसकी बात पूरी तरह बिना सुने लड़का धुंध में गायब हो गया। मनोहर चौंक कर उठा। पसीने से उसका बदन गीला था। वह जानता था कि अब कम से कम 1.5-2 घंटे तक वह सो नहीं पाएगा। यही सपना उसे हफ्ते में 2 या 3 बार आता था। उस हादसे के बाद से मनोहर ने सोचा कि वह उस रात को कभी भूल नहीं सकेगा। धीरे धीरे वह गहरी सोच में डूबता गया। हॉल खचाखच भरा था। पार्टी खूब जोर शोर से चल रही थी। लोग विदेशी संगीत पर नृत्य कर रहे थे, पर बातचीत के शोर के कारण ठीक से कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। जितने लोग मौजूद थे, चाहे मर्द हो या औरत, तकरीबन सब ने हाथ में गिलास पकड़ रखा था। शराब पानी की तरह बह रही थी। एक कोने में खड़ा मनोहर बिना कोई खास रुचि के तमाशा देख रहा था। मनोहर का दोस्त अशोक उसके पास आया और उसने उसे एक गिलास पकड़ाने की कोशिश की। तुझे अकेले खड़े बोर होते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है, उसने कहा। यह ले विस्की पी, शायद यह तुझे किसी लड़की से बात करने की हिम्मत दे। मनोहर ने सिर हिलाया। तुम जानते हो कि मैं शराब बहुत कम पीता हूँ, और पार्टी के बाद जब कार खुद चलाकर घर जाना होता है, जैसा कि आज, तब तो मैं शराब की तरफ देखता भी नहीं हूँ। छोड़ यार। अशोक ने फिर गिलास मनोहर की ओर बढ़ाया। एक पैग से क्या होता है? मैं तो हर पार्टी में 5 से 6 पैग पीकर भी कार चलाकर सही सलामत घर पहुंचता हूँ। मनोहर मना करता गया, पर अशोक नहीं माना। आखिर में तंग आकर मनोहर ने काफी अनिच्छा से गिलास ले लिया। शाम भर मनोहर ने बस वही एक पैग धीरे धीरे पिया, जिसका असर उस पर तकरीबन ना के बराबर था। रात काफी हो चुकी थी जब मनोहर ने होटल की पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाली और घर की तरफ चला। हल्का कोहरा छाया हुआ था, पर सड़क पर साफ दिखाई दे रही थी। वाहनों की भीड़ कम थी। मनोहर ने अपनी कार की रफ्तार 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में ही रखी थी। उसे सामने चौराहे पर बत्ती हरी दिखाई दी, इसलिए मनोहर ने रफ्तार कम नहीं की। अचानक उसके बिल्कुल सामने सेलफोन पर बात करता एक युवक सड़क पार करने लगा। मनोहर ने ब्रेक पैडल जोर से दबाया, पर तब तक देर हो चुकी थी। कार युवक से टकराई और वह तकरीबन 5 मीटर आगे जाकर गिरा। मनोहर ने कार रोकी और युवक के पास दौड़कर पहुंचा। मनोहर ने उसका चेहरा गौर से देखा। उसकी आंखें बंद थी और वह बेहोश लग रहा था। मनोहर ने उसे उठाकर कार में रखा और नजदीक वाले अस्पताल की ओर चला, पर तब उसे ख्याल आया कि अगर वह स्वीकार कर ले और पुलिस को उसकी सांस में शराब मिले तो उसे शायद जेल जाना पड़े। यह सोचते हुए मनोहर ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से कुछ दूरी पर कार रोकी और युवक को उठाकर अंदर ले गया। वहाँ एक वार्ड बॉय को सौंप कर बोला, एक्सीडेंट हुआ है, मैं इसकी माँ को लेने जा रहा हूँ, और वहाँ से भाग गया। 2 दिन के बाद अखबार के अंदर के कोने में उसने पढ़ा कि उस रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक अधमरे युवक का शव अस्पताल में छोड़ा था और फिर वहां से लापता हो गया था। उसी रात से मनोहर को धुंध वाला सपना आने लगा। मनोहर अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। इन सपनों के कारण उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव जो आया, वह उसकी माँ की नज़रों से छिप तो नहीं सकता था।
पर जब भी वे इस मामले में कोई सवाल करती थी तो मनोहर बात टाल जाता था। मनोहर 28 साल का हो चुका था, अच्छी नौकरी कर रहा था। उसकी माँ चाहती थी कि वे जल्दी से जल्दी मनोहर की शादी कर दें, ताकि दिन भर बात करने के लिए उन्हें एक बहू मिल जाए और साल के अंदर वंश चलाने के लिए एक पोता। मनोहर भी शादी करने की सोच रहा था, पर हादसे के बाद से उसका मिजाज बदल गया। शादी की बात उसके दिमाग से निकल सी गई। बस एक बात बार बार उसके मन में आती, मेरी लापरवाही के कारण किसी ने अपना बेटा खो दिया था। अपने दोस्त को भुलाने के लिए मनोहर दिन रात काम में जुटा रहने लगा। दिन में तो दफ्तर की चहल पहल में उसका ध्यान बट जाता था, पर रात को खासकर धुंध वाला सपना आने के बाद उस पर उदासी छा जाती थी। उस रात के बाद उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया और कंपनी की पार्टियों में भी शराब परोसना बंद कर दिया। हादसे के 6 महीने बाद मनोहर के दफ्तर में एक नई लड़की भर्ती हुई। उसका नाम मीना था और वह सीधे कॉलेज से बीए करने के बाद नौकरी करने आई थी। मीना को उसका काम समझाने की जिम्मेदारी मनोहर को सौंपी गई। मीना काफ़ी बुद्धिमान थी और उसमें काम सीखने का जोश भी था। मनोहर उसकी लगन से बहुत खुश था। धीरे धीरे मनोहर मीना की ओर आकर्षित होने लगा और उसे लगने लगा कि मीना उसके लिए एक आदर्श जीवन साथी बन सकती है। उसके साथ शादी करके जिंदगी काफ़ी मज़े से कट सकेगी। पर शराफत के भी कुछ नियम होते हैं। मनोहर ने अपनी भावनाओं के बारे में मीना को तनिक भी ज्ञान होने नहीं दिया। एक दिन सुबह मीना मनोहर के केबिन में आई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मीना, मनोहर ने जवाब दिया। जन्मदिन मुबारक हो सर। हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद, मनोहर बोला। पर मैं हैरान हूँ, आज तक तो इस दफ्तर में किसी ने मुझे जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? मीना पहले थोड़ा शर्माई और फिर उसने जवाब दिया, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते आपने मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया था, उसकी फ़ोटोकॉपी बनवाने के लिए। मैंने उसी में देख लिया था कि आपका जन्मदिन कब है। उसकी बात सुनकर मनोहर को बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा कि शायद मीना उसे पसंद करने लगी है। उसी दिन दोपहर को बारिश हुई और फिर लगातार काफ़ी तेज होती ही रही। मनोहर जानता था कि मीना लोकल बस से घर जाती थी। उसने मीना को बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास छतरी है? नहीं सर, मीना ने जवाब दिया। आज सुबह तो आसमान बिल्कुल साफ था, इसीलिए मैं अपनी छतरी घर पर ही छोड़ आई। तब तो तुम घर जाते जाते बिल्कुल भीग जाओगी। कोई बात नहीं सर, मैं बारिश में कई दफ़े भीगी हूँ, पर तुम बीमार पड़ सकती हो। मनोहर के स्वर में चिंता भरी हुई थी। तुम रहती कहाँ हो? बापू नगर में। सर, मीना ने बताया, वह मेरे घर जाने के रास्ते से कोई खास दूरी पर नहीं है। आज मैं तुम्हें कार से तुम्हारे घर पर छोड़ूंगा। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है। मीना ने मनोहर की बात का विरोध किया। आपको खामखा दिक्कत होगी, मैं खुद चली जाऊंगी रोज की तरह। पर मनोहर ने मीना की एक ना सुनी और उसे अपनी कार से घर पहुंचाया। अगले दिन मीना ने मनोहर से कहा, सर, मैंने आपके बारे में अपने माता पिता को बताया। वे बहुत खुश थे कि आप जैसे बड़े अफसर ने मुझ पर एहसान किया और मुझे भीगने से बचाया। वे आपसे मिलना चाहते हैं। हमारे यहाँ किसी दिन चाय पीने आइए। ज़रूर आऊँगा, मनोहर ने जवाब दिया। मन ही मन उसने सोचा कि यह अच्छा मौका होगा यह तय करने के लिए कि मीना से मेरी शादी करने की कितनी संभावना है। कुछ दिन बाद मनोहर को मीना के साथ चाय पीने का मौका मिला। उनके दफ्तर में यह ऐलान हुआ कि अगले दिन शाम को शहर में बड़े जुलूस के कारण सड़कें बंद कर दी जाएंगी, इसीलिए दफ्तर में 2 घंटे पहले छुट्टी होगी। मनोहर ने मौके का फायदा उठाकर मीना को सूचित कर दिया कि अगले दिन वह मीना के साथ उसके घर जाएगा। अगली शाम 4 बजे जब छुट्टी मिली तो मनोहर मीना को लेकर उसके घर की ओर चला। रास्ते में उसने मीना के बारे में उससे जानकारी हासिल करने की कोशिश की। तुम्हें किस तरह की फिल्में पसंद आती हैं? उसने पूछा। जो टीवी में आ जाए वही देखती हूँ सर, मीना ने जवाब दिया। सिनेमा हॉल में जाने का मौका सिर्फ वीकेंड पर मिलता है और तब भीड़ के कारण टिकट नहीं मिलता। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? मनोहर ने आगे बढ़कर सवाल किया। मेरा एक भाई था, पर पिछले साल एक हादसे में उसका देहांत हो गया। यह कहते कहते मीना की आवाज़ कुछ टूट सी गई। मनोहर को लगा कि जैसे उसने कोई पुराना घाव कुरेद दिया है। उसने आई एम सॉरी कहा और बाकी रास्ते भर चुप ही रहा। मीना का घर एक मिडिल क्लास 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था। उसके माता पिता बड़े प्यार से मनोहर से मिले।
मीना के पिता ने तकरीबन 35 साल नौकरी करने के बाद भारतीय रेलवे से अवकाश प्राप्त किया था। बैठक में बैठकर वे और मनोहर आने वाले चुनाव के बारे में बात करने लगे। मीना और उसकी माँ अंदर जाकर चाय का बंदोबस्त करने लगी। बात करते करते मनोहर की नज़र इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसे बड़े जोर का झटका लगा और वह हैरान रह गया। सामने दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिस पर पुष्पमाला पड़ी हुई थी, और तस्वीर उसी नौजवान की थी जो मनोहर की कार के नीचे आ गया था। मनोहर अपनी आंखों पर विश्वास खो बैठा। आज के नेता अपनी कुर्सी की ज्यादा और जनता की खुशहाली की चिंता कुछ कम ही करते हैं। माफ करना सर, मनोहर ने उनकी बात काटी। पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि दीवार पर लगी यह फोटो किसकी है? मीना के पिता एकदम चुप हो गए। फिर कुछ रुक कर बोले, यह हमारा इकलौता बेटा प्रशांत था, मीना का भाई। पिछले साल एक दुर्घटना में इसका देहांत हो गया। पर इसके बारे में तुम मीना या उसकी माँ के सामने कुछ नहीं पूछना। वे दोनों अपना गम अभी तक भुला नहीं पाई हैं। इसके बारे में सोच कर वे आज भी बहुत भावुक हो जाती हैं। मनोहर का सिर चकराने लगा। उसने सोचा, जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, उसी के इकलौते भाई की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। बाकी शाम कैसे कटी मनोहर को ठीक से याद नहीं। कुछ खाया, कुछ बोला, सब कुछ स्वचालित था। मीना की माँ ने उसकी फैमिली के बारे में पूछा। जब उसने यह बताया कि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो मीना के माँ बाप ने नज़रें मिलाई, पर ख्यालों में डूबे हुए मनोहर ने कुछ नहीं देखा। मीना के साथ एक आनंदमय जिंदगी बिताने के उसके सपने चूर चूर हो गए थे। तकरीबन 1 महीना बीत गया। एक दिन बातचीत के दौरान मीना ने मनोहर से कहा, सर, मेरे माता पिता मेरी शादी कराना चाहते हैं। वे मेरे लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी नज़र में कोई योग्य लड़का हो तो उन्हें सूचित कर दें। वे जाति पाति को नहीं मानते हैं, ना ही कुंडली मिलवाना जरूरी समझते हैं, पर लड़का कामकाजी होना चाहिए। और यह भी ख्याल रखें कि हम कोई खास दहेज भी नहीं दे सकेंगे। मैं देखता हूँ, अगर कोई मिल गया तो अवश्य उन्हें बता दूंगा। मनोहर ने जवाब दिया, पर मन ही मन वह अपने आप को कोसने लगा। वह जानता था कि वह मीना के लिए लड़का कभी नहीं ढूंढेगा। कुछ दिन बाद मीना ने अपनी शादी की बात फिर छेड़ी। उसने कहा, मेरी शादी के दौरान मुझे बस एक ही गम रहेगा। वह क्या? मनोहर ने पूछा। वह यह कि मेरा प्यारा भाई प्रशांत मुझे दुल्हन के रूप में देखने के लिए वहाँ नहीं होगा। वह हमेशा कहता था कि मेरी शादी में वह खूब नाचेगा। मीना की आवाज़ में निराशा थी। यह तो उचित है, मनोहर ने माना। काश वह उस दिन दोपहर के खाने के तुरंत बाद अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल नहीं गया होता। क्या मतलब? मनोहर ने पूछा। आपको पता नहीं कि प्रशांत की मौत कैसी हुई? मीना ने पूछा और बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, वह लंच के फौरन बाद तैरने गया। पुल में अचानक उसके पेट में मरोड़ उठने लगी और वह डूबकर मर गया। उसके दोस्तों ने और वहाँ मौजूद लाइफ गार्ड ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर शायद उसकी मौत का वक्त आ चुका था। 1 हफ्ते पहले ही वह सेल फोन पर बात में व्यस्त हालत में एक कार के रास्ते में आ गया था, पर लगता है कार कोई शरीफ आदमी चला रहा था, क्योंकि उसकी गलती नहीं होने पर भी उसने प्रशांत को अस्पताल पहुंचाया और फिर गायब हो गया। उस हादसे में तो वह बच गया, लेकिन मनोहर को लगा कि जैसे एक पहाड़ उसके सिर पर से उठ गया हो। मन ही मन उसने अपने आप से वादा किया कि अगले ही दिन वह मीना के घर जाकर उसके माँ बाप से मिलकर मीना का हाथ मांगेगा। और उसको यकीन था कि उस दिन के बाद वह डरावना सपना उसे फिर कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।